गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 कक्षा 9 अध्याय 2 स्मृति, जिसका जो श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखी गई एक रोचक घटना है उसका वर्णन है इसमें, उस पाठ को पढ़ेंगे। तो पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं इस पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बताना चाहूंगी ताकि आगे पाठ में दिक्कतें ना हो। चिल्ला यानी कि बहुत कड़ी सर्दी, बहुत ज्यादा ठंड। मज्जा हड्डी के भीतर का मुलायम भाग, बोन मैरो जिसको बोलते हैं। मृग शावक हिरण का बच्चा। ढाड़े जोर से रोना, आश्वासन, भरोसा या दिलासा। झुरे तोड़ना। प्रसन्न वदन प्रसन्न चेहरा, प्रसन्न चित्त चेहरा, खुश चेहरा। किलौले क्रीड़ा, घातक जो नुकसान पहुंचाए। एकाग्र चित्तता, ध्यान। चक्षुश्रवा आंखों से सुनने वाला। अवलंबन सहारा। कायल मानने वाला। गुंजल गांठिया गुत्थी। और ताकीद यानी कि बार बार चेताने की क्रिया, किसी को वार्न करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं। अब हम लोग पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, बहुत ज्यादा जाड़ा ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे, शाम के 3:30 या 4। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डर रहा था कि क्या कर दी मैंने गलती, अब कि भैया बुला रहे हैं। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं बेर तोड़ के खा रहा था उसने बुलाया है। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाला। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। तो मेरा डर थोड़ा सा खत्म हुआ कि अच्छा चिट्ठी डालने का काम है, मतलब डांटने या किसी चीज को मना करने के लिए नहीं बुलाया है। जाड़े के दिन थे ही, इस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, मतलब हड्डी के अंदर तक हमको ठंडक लग रही थी, इतनी ज्यादा ठंड थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। चना भुजाने यानी चना को जो भुनवाने ले जाते हैं, जो भुना हुआ चना, तो उसके लिए माँ ने कि चना भुजा लाना, उसके लिए थोड़ा सा धोती में बांध के दिया था। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे, तोड़े जाते थे। इस कारण वह मुक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। वो डंडा ही था जिसके वजह से मैं आम तोड़ पाता था या बदमाशियां कर पाता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे, प्रसन्नता के साथ। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। ये रहा काला सांप। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था।
कुछ कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूटर से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी, उसमें झांकने की सूझी, और हम पैर के बल ऐसे उचक के और झांकने लगे। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। मतलब अपनी आवाज जो इको करती है, वो कुएं में बोलो तो अपनी आवाज ही फिर दोबारा सुनाई देती है, तो वो मुझे बहुत मन हुआ ऐसा करने का। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। हम बिल्कुल डर गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। पहले तो हमने ढेले फेंके, उसके बाद हम हंसने लगे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था, कहीं टोपी कुएं में न गिर जाए। ये मेरा रोज का काम था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से पुरस्कार करवा लेना मैं उस समय का बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर पुरस्कार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। फिर मन हुआ कि चलो आज फिर जरा चल के पत्थर मारते हैं। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे कि बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक, हिरन के पीछे हिरन का बच्चा। कुएं के नीचे किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। टोपी के नीचे ही तो सारी चिट्ठियां रखी थी और उसने टोपी उतारी और ध्यान नहीं दिया। सांप ने पुरस्कार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वो तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई? यही तो जान निकल गई। अब तो अच्छी खासी मार पड़ेगी, क्योंकि चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण था। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, कोशिश की, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, लेकिन मैंने खुद को बचा लिया। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई तो डांडे मार मार कर रो रहा था और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता है। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। गाल पे अपने आप आंसू आ ही जाते थे। अंदर इतना डर था। माँ की गोद याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुआं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, अच्छे से कुटाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और इधर दिन का बुढ़ापा भी बढ़ता जा रहा था। दिन यानी कि
ढलता जा रहा था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी, यानी कि दोनों तरफ दोधारी तलवार मेरे सिर पे लटकी हुई थी। जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ना कहीं। दृढ़ संकल्प से सुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया, बहुत हिम्मत जुटाकर। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता और बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार में भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, बस करना है तो करना है तो करना है। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। भगवान से भी, मतलब विषधर कौन, शंकर भगवान से भी, क्योंकि मुझे अभी वो चिट्ठियां बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। मतलब मैं ठान लिया था कि अब मैं कुएं में तो घुसूंगा ही कैसे भी। सॉरी। छोटा भाई रोता था, और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, सांप के रूप में। उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली और दो कांडों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि कहीं गांठें खुले ना, मतलब गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग व लकड़ी, जिस पर चरस को टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देता और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को ढेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। कुएं में से पानी निकालते हैं तो जो ऊपर लगा होता है जहां से हम रस्सी खींचते हैं, वहां पे बांध दिया और अपने भाई को हाथ धोती पकड़ा भी दी कि कहीं बाई चांस में गिरू नहीं। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था, जैसा ही लगा। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे और मुझे अभी ये लग रहा था कि हाँ, मैं सांप को मार लूंगा। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा, तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था कि उसको कोई मारने आ रहा है, और जब भी आप सांप पे प्रहार करिए ना, तो सांप अपने को बचाने के लिए उसी तरह की मुद्रा बना लेता है। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुफकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी यानी कि मैं, उसे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से कुछ 1.5-2 गज की फूट नहीं की दूरी पर पैर रखना, मतलब सांप के बहुत करीब,
बहुत ज्यादा ये नहीं था कि बहुत ज्यादा 1 फीट 2 फीट पीछे जाना था, तो थोड़ी ही दूरी थी बस। और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उसी दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही नीचे, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो भी कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा, एक एक इंच। ज्यो ज्यो मैं नीचे उतरता जाता, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता, मेरी ध्यान बढ़ता जाता, वो मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती। मुझे एक सूझ सूझी, तरीका सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए, क्योंकि ज्यादा व्यास नहीं था, ज्यादा गोलाई नहीं थी, तो मेरे दोनों पैर की तरफ मैंने दीवार पे टिका दिए और मेरा धोती पकड़े ही हुआ था। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा, यानी कि जो आंखों से सुने, सांप के कान नहीं होते, वो माना जाता है कि वो देख के और अपने फील करके उसको सुनाई देता है, उसको चक्षुश्रवा भी कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था और अब इस समय मैं वो प्रतीत हो रहा था कि मैं आंखों से ही सुन रहा हूँ। अन्य इंद्रियों ने तो मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। अन्य इंद्रिया यानी कान अपनी शक्ति आंखों को दे दी थी कि भाई अब तुम ही सुन लो, अब आंखें ही कान बन जाओ, क्योंकि बहुत डर गया था मैं अंदर से। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभावना प्रतीत हो गई। जो मैं सोच के गया था मैं सब भूल गया सांप को देख के। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके, और सांप को डंडे से दबाया जा सकता है, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलट पर जरूर कटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे, अपने 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 अपनी स्थिति पे डटे हुए थे। वो वहां पे मुझे घूर रहा और मैं यहाँ पे उसको देख रहा हूँ। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं।
मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये ही दो मार्ग थे। तो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर की जो चिट्ठी पड़ी हुई थी उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि पुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर तीनों चार स्थान पर तीर सा कुछ लगा हुआ है। वो क्या था? वो विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। उसने बता दिया था कि मेरे पास आना नहीं, नहीं तो मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, उस सर्टिफिकेट की जरूरत ही न थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3 बार 4 बार चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने पर उसकी बड़ी धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में टूट गया। उसको लगा कि सांप ने मुझे डस दिया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी। उस पर फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी तरह लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। लो, अभी तक तो दूर था, वो डंडे से चिपट गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजल मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडी के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के डोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर को भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 10-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही नहीं, कम ही, अधिक नहीं, मतलब उससे कम ही मैं चढ़ सकता हूँ, उससे ज्यादा तो मैं सोच ही नहीं सकता। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं कुल 36 फुट चढ़ा। डर इतना हावी था मेरे ऊपर। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौकनी चल रही थी, धड़कनें बढ़ गई थी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल से मैं ऊपर चढ़ा। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे। हम लोग आगे बढ़े। उसको वार्न किया कि तुम ये घटना किसी से बोलना मत। जो दूसरा लड़का था वो देख चुका था। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत मैट्रिक्स के बाद यह घटना मैंने माँ को सुनाई।
सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती है, अपने पंख के नीचे छिपा लेती है उस तरह से। कितने अच्छे थे वह दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा और ये पाठ आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो इसके साथ ही हमारा संचयन का जो दूसरा अध्याय है वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।